गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वॉइस आ रही है? ओके। अच्छा, क्वेश्चन जो है ना मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर्स के बाद। आज जो है ना मैं कुछ चाह रहा हूँ कि मैं आपका जो बचा हुआ पार्ट है एनसीईआरटी का वो कंप्लीट कर दूं। तो आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका। आज जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो वैलिड होगा ओनली फॉर बोर्ड, ठीक है ना। मैट्रिक्स मेथड से बता रहा हूँ। मैट्रिक्स मेथड जो से ही पूछता है बोर्ड में। जो डिटर्मिनेंट्स मेथड में जो नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा, या अगर टाइम मिलता है तो आज भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, वो जनरली आप अप्लाई करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स मेथड से बता रहा हूँ जनरली बोर्ड में आप अप्लाई करोगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। पावर जिसका जो है ना वेरिएबल का पावर अगर 1 हो तो वैसे टाइप के इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, दो वर्ड आपको बहुत फ्रिक्वेंटली इसमें दिखेगा, कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दो टाइप का सॉल्यूशंस आता है। एक तो कहलाता है कॉन्सिस्टेंट सिस्टम, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं? वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन जिसका एग्जिस्ट करेगा, यानी वैसे इक्वेशंस का जिसका सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो वैसे को हम लोग कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है ना। इसको लिख सकते हो इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इसमें जो है ना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसमें दो टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और वो दो टाइप का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकता है, ठीक है ना। इसी दोनों सॉल्यूशंस को हम लोग कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस बोलेंगे, ठीक है ना। कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन या कॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। एकदम सही में 10th में जो पढ़े वही है आकृषित। कॉन्साइडेंट और दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसी को हम लोग यूनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं, और दो लाइन अगर कॉन्साइडेंट होता है तो उसी को हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी दोनों को एक साथ अगर बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब अगर सॉल्यूशंस होगा तो या तो एक ही हो सकता है या नहीं तो इनफाइनाइट होगा। ध्यान रखना है, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। या तो सॉल्यूशंस किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के या तो होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही सॉल्यूशंस होगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो सकता है? जब दोनों लाइन क्या होगा, कॉन्साइड कर जाएगा। या आप पढ़े भी होगा कि कोएफिशिएंट जो है ना a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। अगर a1/a2 अगर इक्वल नहीं हो b1/b2 के, तो उस केस में हम लोग बोलते थे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलो वो करेंगे हम लोग आगे चल के, फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं वो बेसिकली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, मैट्रिक्स मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दो टाइप का सॉल्यूशंस होता है, एक तो कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशंस होगा और एक इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। कॉन्सिस्टेंट में दो पार्ट होगा। कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बोलेंगे जिसके सॉल्यूशंस होंगे, और वो सॉल्यूशन आइदर यूनिक हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। और दूसरा होता है इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। इनकॉन्सिस्टेंट इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी नो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशंस डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अगर सॉल्यूशंस नहीं आते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे, वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है इस दोनों का मीनिंग? इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? हाँ, पैरेलल लाइन के केस में एकदम आप सही बोले। दो लाइन अगर पैरेलल हो जाएगा तो फिर उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो, इसमें जो है उतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इसमें जो मैट्रिक्स मेथड से कैसे हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो जस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे ये चैप्टर फिर से रिविजिट हम करेंगे
3D में, वेक्टर एंड 3D में फिर से ये चीजें पढ़ाऊंगा मैं। वहां पे आपको विजुअलाइजेशन जो है ना, अभी क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप 2D प्लेन भी उतने अच्छे से नहीं पढ़े हो, तो 3D में कहां से विजुअलाइज होगा, ठीक है ना। तो देखो जैसे 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूं आपको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यानी तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। जनरली आपके जो सिलेबस में है, एनसीईआरटी सिलेबस में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल यानी तो 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। तो मान लेता हूं 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल ही डायरेक्टली मैं ले लेता हूं। जैसे मान लो ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 है। और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 है। वैसे 10th में आप 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े हो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। आगे चल के बताऊंगा ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 2 वेरिएबल में जो है ना एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो एक्स वाई जेड तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को ही हम लोग लाइन बोलते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो उससे लाइन जनरेट होता है, और इनफाइनाइट लाइन से ही क्या होता है, प्लेन का जनरेशन होता है। एनीवे ये सब करेंगे, ठीक है ना। ये प्लेन होता है कैसे, ये मैं आपको 3D में बताऊंगा। देखो इसको वेक्टर में सॉरी इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक मैट्रिसेस ले लोगे जो इसके कोएफिशिएंट से बन रहा होगा। सो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं जो कॉलम मैट्रिक्स होगा, एक्स वाई जेड जितने वेरिएबल होगा इसको कॉलम में ले लेना है। और लेट से एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं जो राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट है वो d1 d2 d3, ठीक है ना। इस कांस्टेंट से बनने वाला मैट्रिसेस को मैंने बी मान लिया। तो जो मैट्रिक्स इक्वेशंस होगा, इसको जो अगर मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना चाहते हो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ठीक है कैन बी रिटन एज a x इक्वल टू बी। एक सिंगल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को 3 या 3 से ज्यादा, वैसे तो आपके कोर्स में 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल या 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल ही है, मैं डायरेक्टली 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल लिया हूं। तो इसके कोएफिशिएंट जो बनने वाला जो डिटर्मिनेंट होगा उसको सॉरी मैट्रिसेस होगा उसको कैपिटल ए नाम दिया हूं। और एक कॉलम मैट्रिक्स मानो जिसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स वाई जेड, और जो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है उससे एक मैंने मैट्रिक्स बी माना हूं जो कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे भी है d1 d2 d3, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इस तीनों इक्वेशंस को अगर मैट्रिक्स के मेथड से लिखना चाहो तो वो मैट्रिक्स मेथड से क्या होगा, ax इक्वल टू बी लिख दो। ax इक्वल टू बी जैसे ही आप लिखते हो दैट मीन्स ये तीनों इक्वेशंस जो है ना इसी में मर्ज है। बोलोगे कैसे मर्ज है, तो देखो मैट्रिक्स ए जो है क्या माना, मैट्रिक्स ए मैं एज्यूम किया हूं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है ना। और मैट्रिक्स x जो है x y z है, और मैट्रिक्स b जो है वो d1 d2 d3 है, नहीं है। सो मैट्रिक्स x रख दिया, कैपिटल x मैट्रिक्स पुट अप कर दिया, और मैट्रिक्स b जो है ना यहाँ पे रख दिया। अब आप देख सकते हो साहिल, इसको जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, नहीं है। और इसमें 3x1 मैट्रिक्स है, और इसमें भी 3x1 है, 3 रोज है और 1 कॉलम्स है। इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो डायमेंशन होगा इसका साइज बनेगा 3x1 का बनेगा। और मल्टीप्लाई कैसे होगा, रोज को कॉलम से करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा a1x प्लस b1y प्लस c1, और इसी को इक्वल करोगे किसके, d1 के, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस से। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकेंड इक्वेशन आएगा, और फिर थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे और फिर d3 के इक्वल करोगे तो उस तरह से थर्ड इक्वेशन आएगा। यानी किसी भी नंबर ऑफ इक्वेशंस, कितने भी नंबर ऑफ इक्वेशंस हो इस मैट्रिक्स से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां मैट्रिक्स ए क्या है, जो उसके कोएफिशिएंट से बनने वाला, जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है उससे बनने वाला मैट्रिसेस है कैपिटल ए। एक्स बेसिकली वेरिएबल से बनने वाला कॉलम मैट्रिक्स है,
और बी क्या है, बेसिकली बी जो है एक मैट्रिक्स है जो उसके कांस्टेंट से बनने वाला कॉलम मैट्रिक्स है। एक चीज ध्यान रखना है कि कांस्टेंट जो है ना, कंफ्यूज करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड भी लिख देता है, जैसे -d1 इक्वल टू g0 भी लिख देगा। तो जब भी आप इस तरह से लिखा रहेगा तो कांस्टेंट को क्या करोगे, राइट साइड लेके चले जाओगे, ठीक है ना। हमेशा कांस्टेंट को इक्वेशंस के राइट हैंड साइड ही रखोगे, और फिर उसके बाद जो कांस्टेंट आएगा उससे जो बनने वाला मैट्रिसेस होगा उसको मैं बी नाम दे रहा हूं। क्लियर है यहां तक? किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हाँ, क्योंकि साहिल कोई वेरिएबल लेना था तो इसलिए मैंने लिया हूं। ये मेथड होता है कि जब भी आपको कोई वेरिएबल होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स में रखोगे। आगे चल के बताऊंगा मैं आपको, जो कुछ क्वेश्चंस है मैट्रिक्स में, जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, उसको मैं करवाया नहीं हूं, ठीक है ना, उसको करवाएंगे हम लोग। तो ये मेथड ही है कि जब भी आपको कोई वेरिएबल है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स में रखना है, और जो राइट हैंड साइड आएगा तो उसको भी कॉलम मैट्रिक्स में पुटअप करना है। कॉलम मैट्रिक्स में पुटअप करोगे तभी ना ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसका साइज जो है ना 3x1 बनेगा। अगर इसको रो मैट्रिक्स में मानोगे तो फिर मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, पॉसिबल होगा साहिल? अगर XYZ अगर रो मैट्रिक्स लेते हो तो फिर मल्टीप्लाई होकर के नहीं आएगा। ऐसा कर सकते हो कि इस वेरिएबल को अगर रो में रखते हो तो तुम इसको भी रो में रखना पड़ेगा। तो कोई एक मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि इसको कॉलम मैट्रिक्स लिया हो तो मैट्रिक्स बी को भी हम लोग कॉलम मैट्रिक्स ही लेंगे, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म मेथड रखेंगे। अगर एक्स को अगर आप रो लेते हो तो वह बी को भी रो लेना पड़ेगा। तो बेटर है कि कॉलम में लो, क्योंकि आपके बुक में जो एनसीईआरटी में रो में ही दिया गया। तो किसी भी मैट्रिक इक्वेशंस, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से इस तरह से लिख सकते हो, ax इक्वल टू बी, जहां a मैट्रिक्स a डिनोट कर रहा है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से के वेरिएबल के कोएफिशिएंट से जो बनने वाला डिटरमिनेंट मैट्रिसेस होगा वो कैपिटल A है, और ये हो गया वेरिएबल से बनने वाला कॉलम मैट्रिक्स, और जो B हो गया कैपिटल B वो कांस्टेंट से बनने वाला कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लोअर क्लासेस में आप पढ़े बहुत सारे मेथड, आप यहाँ पे जस्ट एक ही मेथड से बन जाएगा। ठीक है, रब करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहां तक? नो प्रॉब्लम, चलो ओके। अब देखो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, 3 केस होगा बेसिकली इसमें। जैसे केस फर्स्ट मैं ले रहा हूं, वो डिपेंड करेगा मैट्रिक्स ए पे। अगर ए अगर नॉन सिंगुलर है, इफ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, दैट इज मतलब डिटरमिनेंट्स वैल्यू इसका क्या है, 0 नहीं है, तो देखो ax इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसमें क्या करोगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। आप ये कर सकते हो हमेशा किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने में। आप ये, जैसे मैं क्वेश्चन दिया था याद होगा कि 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 था, और मैट्रिक्स ए बी मैंने नॉन सिंगुलर दिया था, ठीक है ना। मैट्रिक्स ए बी नॉन सिंगुलर दिया था, और मैंने पूछा था कि मैट्रिक्स सी क्या होगा। एक्चुअली इसका आंसर जो है ना, गलती दे दिया था, इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, सी भी क्या होगा, एक नल मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन समझे? ऐसा 3 मैट्रिक्स है जिसका प्रोडक्ट 0 दिया था, ये 9th नंबर क्वेश्चन था टेस्ट का। हाँ, तो इसका आंसर जो है ना नल मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स ए और बी मैंने क्या दिया था कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैंने पूछा था कि मैट्रिक्स सी क्या होगा, तो मैट्रिक्स सी जो है ना नल मैट्रिक्स होगा। बोलोगे कैसे? तो वही करेंगे, दोनों तरफ क्या करोगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ए इनवर्स इंटू ए, ये बेसिकली आई के इक्वल होता है, ठीक है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, तो बी सी इक्वल टू 0 ही होगा। फिर से बी इनवर्स में इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ, और बी इनवर्स इंटू बी क्या होगा, अगेन आई के इक्वल हो जाएगा,
ठीक है, इनवर्स के डेफिनेशन से, और ये 0 हो जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ से जो है ना C इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी C एक नल मैट्रिक्स होगा। तो जब भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर हो, तो इनवर्स से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर A नॉन सिंगुलर है तो मैंने क्या किया कि दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ मल्टीप्लाई करोगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A इनवर्स इंटू A इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स इंटू B, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्री मल्टीप्लाई किए, पहले मल्टीप्लाई किया, अगर लेफ्ट साइड पहले लिखा हो तो लेफ्ट राइट साइड भी पहले लिखोगे, ऐसा नहीं कि B इंटू A इनवर्स लिख दोगे, गलत हो जाएगा। अब ये जानते हो A इनवर्स इंटू A इनवर्स के डेफिनेशन से ये I के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है, A इनवर्स B के इक्वल होगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब मैं कहना यही चाह रहा हूं कि इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ A अगर जीरो नॉन जीरो है, then the system of equation has unique solution। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वो यूनिक सॉल्यूशन लोग फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से, A इनवर्स B वाले इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा तो समझ में आएगा आपको। तो यही हो गया आपको इनवर्स मेथड, इसको जनरली बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो जब भी आपको कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है, जो कोएफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स है, तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऑलवेज क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा A इनवर्स इंटू B। दूसरा केस ये ले सकते हो, सेकेंड केस ये हो सकता है कि अगर A सिंगुलर हो, if A is singular matrix, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है ना। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल मैट्रिक्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देन वी कैलकुलेट, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू B मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। अब क्यों करते हैं ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इसका वैल्यू डिसाइड करेगा, जैसे इसमें दो केस अराइज होगा कि अगर इफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, या तो ये 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये अगर 0 होता है तो इसके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लीनियर सॉल्यूशंस के क्या होंगे, उस केस में मेनी सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, नहीं। और अगर 0 नहीं होता है, अगर मान लो ये 0 नहीं है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन होगा। अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता है, तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्या होंगे, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। लेकिन अगर 0 आ जाता है, अगर मान लो ये 0 आ जाता है, इफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू B अगर 0 आ जाता है, देन द सिस्टम ऑफ equations have either infinite solution या नहीं तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है ना। आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा और या नहीं तो नो सॉल्यूशंस होगा। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही आएगा अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B अगर 0 के इक्वल है। हाँ, लेकिन जो मैं लिखा था आपको इक्वेशन, जैसे 3 इक्वेशंस लिखा था ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 z इक्वल टू D1, और A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2, और A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3।
तो कब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और कब नो सॉल्यूशन होगा, तो यहां से आप निकाल सकते हो। अगर मान लो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो है एंड और इसका कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में, यानी a1 बाय a2 अगर b1 बाय b2 और c1 बाय c2, ठीक है ना, और इक्वल नहीं है d1 बाय d2 के, इस केस में नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। यानी कोई भी दो जो है ना प्लेन प्रोपोर्शन में होगा, यानी कोएफिशिएंट अगर प्रोपोर्शन में आ गया आइदर फर्स्ट सेकंड का या सेकंड थर्ड का या फर्स्ट एंड थर्ड का, तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन मान लो कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो मैट्रिक्स का है ये नल मैट्रिक्स के इक्वल आता है और एट द सेम टाइम a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, इक्वल है c1 बाय c2 के, और मान लो कि ये इक्वल नहीं है, तो फिर उस केस में जो है ना बाकी सब केसेस में जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा। अगर ये इक्वल आ रहा है और ये प्रोपोर्शंस नहीं है, तो इस केस में जो है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, फाइल समझे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्यों जीरो होना चाहिए, क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। वैसे ये नेक्स्ट लेक्चर्स में भी ये कंटिन्यू होगा, जब मैं मैट्रिक्स मेथड से बताऊंगा, तो सॉरी डिटरमिनेंट्स मेथड से जब मैं बताऊंगा उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन होगा। अभी जस्ट इतना ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स ए सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तब तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर सिंगुलर है तो दो टाइप का सॉल्यूशन होगा। वो डिपेंड करेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट का मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता है, तो उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर जीरो आता है तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, बशर्ते कोई भी इसका प्रोपोर्शन में नहीं होना चाहिए। अगर प्रोपोर्शन में है तो फिर नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो मुझे लगता है और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, रब करें इसको। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस मेथड को सिर्फ ओनली हम बोर्ड में अप्लाई करेंगे। आगे मैं आप 3 जगह मैं आपको ये कंसेप्ट बताने वाला हूं, मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट्स वाले मेथड से, वो अच्छे से आपको समझ में आएगी। लेकिन ये मेथड मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोर्ड में आपको इसी मेथड से बनाओगे। ठीक है ना। अरे कुछ जैसे क्वेश्चंस लेता हूं, जैसे एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे मान लो फर्स्ट ले लेता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। आगे चल के बीटेक में पढ़ोगे, अभी आपको बहुत ही लग रहा होगा कि इतना क्या पूरा रामायण गथे, फिर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का मेथड आप ये मेथड बता रहे हैं। इसके बहुत सारे मेथड तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फिर इतना पढ़ने के बाद हम 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे 50 इक्वेशन 50 वेरिएबल होगा ना, तो एक पर्टिकुलर एक पैटर्न है, जिस पैटर्न को आप एक प्रोग्रामिंग के थ्रू बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। जानते हो रियल लाइफ में जो है ना 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं होता है, 1000 ऑफ इनपुट होता है जिससे एक प्रोडक्ट बनता है कार। उस कार में कितने इनपुट लगते हैं, और कोई बोले कि वैसा कार बनाओ जिसका ओवरऑल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, तो कैसे डिसाइड करोगे खुद। तो 1000 ऑफ इनपुट है तो उसके कॉस्ट एसोसिएटेड है उस इनपुट को, तो चाहोगे कि वैसे इनपुट हम ज्यादातर यूज करें जिसका कॉस्ट क्या हो, ऑलरेडी कम हो। तो ये सब जो है ना एक्चुअली मॉडलिंग के थ्रू जो है ना, कंप्यूटर मॉडलिंग होता है जिसके थ्रू जो है ना, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग ये सब लर्न करते हैं।
देखो इसमें हम लोग बोल रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसीज ऑफ सिस्टम इक्वेशंस। अब देखो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स मेथड, लेकिन आप बोर्ड में मैट्रिक्स मेथड से ही बनाओगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में आपको मैट्रिक्स मेथड ही है। क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो एक मैट्रिक्स मान लोगे, इसके कॉफिशिएंट से बनने वाला तो 1 2 2 3, और ये वेरिएबल से बनने वाला कॉलम मैट्रिक्स मान लोगे, और मैट्रिक्स बी हो जाएगा 2 3, ठीक है ना। जिसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा ax इक्वल टू बी। अब क्विकली आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालोगे, वहीं से डिसाइड होगा कि इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कि नो सॉल्यूशंस होंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू अगर निकालोगे तो हो जाएगा 1 2 2 3, ये जगह 3 -4, तो -1 आ रहा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। मतलब मैट्रिक्स ए जो है नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है ना। हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। नॉन सिंगुलर होंगे, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब क्या करोगे, क्योंकि मुझे इनवर्स निकालना है, अब इनवर्स यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। अब इनवर्स निकालने का तरीका क्या बताया था मैं आपको, सबसे पहले आपको फैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे इसका। तो मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे तो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए, और यहाँ पे जो ना आप वो रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, जो एडजॉइंट वाला मेथड है वो वाला यूज करोगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो 1 का जो माइनस होगा वो 3 होगा, और 3 माइनस कोफैक्टर भी 3 होगा। इस 2 का अगर माइनस निकालोगे तो ये 2 होगा, लेकिन इसका कोफैक्टर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस 2 एलिमेंट का, सॉरी इस 2 का जो है ना -2 होगा, इस 2 का निकालोगे माइनस तो 2 होगा, लेकिन कोफैक्टर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऑड है तो ये -2 हो जाएगा। उसी तरह से 3 का अगर माइनस निकालोगे तो 1 होगा, लेकिन सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो कोफैक्टर भी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। और इसी का जब ट्रांसपोज ले लोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज। तो 3 -2 जो रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम में लिख दोगे, और -2 1 सेकंड रो में जो लिखा हुआ है उसको सेकंड कॉलम में लिख दोगे, ठीक है ना। तो रो को कॉलम में लिख दिया, ये एडजॉइंट आ गया। उसके बाद मुझे क्योंकि इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स का फॉर्मूला मैं बताया था, ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 1/-1, और एडजॉइंट हम निकाल चुके हैं 3 -2 -2 1। अब बताओ माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मैट्रिक्स में क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 2 और ये -1, ठीक है। यहां से ए इनवर्स निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब बोलोगे कि इनवर्स क्यों निकाले हैं, अभी तो जस्ट मैं बताया था कि जब आप ax इक्वल टू बी है एंड, और अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर 0 नहीं है तो यहां से x इक्वल टू क्या लिखोगे, ये इक्वल होता है a इनवर्स b, ठीक है। इसको मैं प्रूव भी कर चुका हूं। अब a इनवर्स हम निकाल चुके हैं, ये यूज होगा इसलिए मैंने निकाला था इनवर्स, ठीक है ना। तो 2 -1, और मैट्रिक्स b जो है वो आपका मैट्रिक्स b जो है 2 3 है कॉलम मैट्रिक्स में, और x जो है वो xy है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 क्रॉस 2 है, और ये 2 क्रॉस 1 है, 2 रोज है और एक कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 क्रॉस 1 साइज का बनेगा। बताओ इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और ये +6, तो ये 0 हो जाएगा। और फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और -3, तो 4 -3 1 हो जाएगा, समझे। ये भी 2 क्रॉस 1 है, और फिर आप अप्लाई करोगे कंसेप्ट इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। दो 2 मैट्रिसेस इक्वल तभी होगा जब यहां से x इक्वल टू 0 होगा और y का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। x 0 और y इक्वल टू 1, क्या लगता है सेटिस्फाई कर रहा है, x 0 y 1 कर रहा है, 2 के इक्वल आ जाएगा, x 0 y 1 पे ये भी 3 आ जाएगा। यही यूनिक सॉल्यूशंस होगा। एक्चुअली ये दो लाइन है जो क्या कर रहा है, ये 0, 1 पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा।
ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। एक्चुअली ये मेथड जो है ना 2/2 के लिए बनाओगे तो 3/3 के लिए भी वही मेथड अप्लाई होगा। ये पूरा प्रोसेस एज इट इज करना पड़ेगा। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि मैट्रिक्स ए में एक रो और एक कॉलम क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ ठीक, तो लास्ट स्टेप मैं बोल रहा हूँ कि ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का वैल्यू मैंने दैट में पुट कर दिया -3 2 2 -1, और मैट्रिक्स बी जो है वो इक्वल है 2 3, इसमें रख दिया हूँ। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो वैलिड कब होता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड तभी होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 2 क्रॉस 1 है और यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद किस साइज का बनेगा? 2 क्रॉस 1 का बनेगा। और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? रोज को कॉलम से करते हैं, समझे? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3, ये -6 + 6 नहीं हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वही मैं 0 लिखा हूं। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 होगा, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर क्योंकि मैं कैपिटल एक्स मैट्रिक्स में पुट कर दिया, कैपिटल एक्स किसके इक्वल है? XY के इक्वल है, इसमें पुट कर दिया। और फिर दो मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैट्रिक्स में मैं बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? जब उसके ऑर्डर और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो ऑर्डर तो इसके इक्वल है ही, 2 क्रॉस 1 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैंने कंपेयर करके निकाल लिया, तो वहां से सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। ठीक है ना? समझ गया ना? ओके चलो। जैसे वाला सेकेंड क्वेश्चन ले लूं, जैसे x + 3y = 5 और 2x + 6y = 8, इसको सॉल्व करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए एज्यूम करोगे, इसके कोएफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स। ठीक है ना? मैट्रिक्स एक्स मान लोगे, कॉलम मैट्रिक्स XY, और मैट्रिक्स बी मान लोगे आपको 5 8। और सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे कि मैट्रिक्स ए सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, इसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालोगे 1 3 2 6। इसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू तो 0 है, दैट मींस ये मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है। अब मैट्रिक्स ए अगर सिंगुलर है तो इसके यूनिक सॉल्यूशंस तो नहीं होंगे, तो आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालोगे, क्योंकि वो मेरे को वैल्यू डिसाइड करेगा कि ठीक है ये मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो दो ही टाइप का इसका सॉल्यूशन हो सकता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है या नो सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये डिसाइड जो करेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन डिसाइड करेगा। अब देखो, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ ए निकालो। तो होपफुली आपको प्रॉब्लम नहीं होता होगा कोफैक्टर निकालने में। तो 1 का जो माइनस होगा, इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे, इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन कोफैक्टर भी 6 ही होगा क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इस 3 का अगर निकालोगे माइनस तो ये 2 होगा, लेकिन कोफैक्टर -2 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, 1 + 2 ऑड है। इस 2 का अगर माइनस निकालोगे तो 2 का माइनस, ये 2 एलिमेंट जिस रो एंड कॉलम में डिलीट करोगे तो 3 आएगा, लेकिन ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो कोफैक्टर तो -3 हो जाएगा। उसी तरह से 6 का माइनस जो होगा 1 होगा, लेकिन कोफैक्टर भी 1 होगा। इस तरह से मैंने कोफैक्टर निकाल लिया। और एडजॉइंट क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ले लोगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी 6 - 2 को लिखेंगे कॉलम में और -3 1 को सेकंड कॉलम में लिख दोगे। ठीक है ना? और उसके बाद चेक करोगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालोगे।
एडजॉइंट ऑफ ए तो हम निकाल चुके हैं, 6 माइनस 3 माइनस 2 1, और मैट्रिक्स बी जो है वो आपको 5 8 है। ये 2 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 1 है, तो क्लियरली है कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ये मल्टीप्लाई होने के बाद किस साइज का बनेगा, 2 क्रॉस 1 का बनेगा। तो बताओ इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 30 और माइनस 24, तो 6 5 जा 30 और माइनस 24, तो 30 में से 24 घटाओगे तो 6 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 10 और प्लस 8 तो माइनस 2 आ जाएगा। ये क्लियरली दिख रहा है कि ये नल मैट्रिक्स तो नहीं आ रहा है, यानी ये कंफर्म है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या लगता है क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका? एकदम सही है दिव्यांशु, 6 माइनस 3 माइनस 2 1 होगा एडजॉइंट का एलिमेंट। तो ये 0 नहीं आ रहा है, और यहां से अगर देखोगे तो कोएफिशिएंट एंड 1/2 इक्वल है 3/6 के, लेकिन इक्वल नहीं है 5/8 के। इस दोनों कंडीशन से कंफर्म है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, एकदम सही है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे, इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। चलो एक क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूं, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल पे दे रहा हूं, इसको बना के दिखाओ कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे सॉल्व द इक्वेशन। ज्यादातर क्वेश्चन है ना 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल पे ही आपको दिया गया, 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू माइनस 4, और 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 3। ठीक है ना, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल ले लिया। लास्ट स्टेप, हाँ साहिल जो है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली ये फिर लिखने की जरूरत नहीं है, कंफर्म अगर ये 0 नहीं है इससे कंफर्म है कि नो सॉल्यूशंस होगा। अगर ये 0 होगा तो फिर इसको देखोगे कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में अगर पूरा है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसका कोएफिशिएंट अगर इसके इक्वल नहीं है 5/8 के, तो फिर उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे तो कंफर्म है कि जब भी आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉन जीरो आ रहा है तो उसमें डायरेक्टली आप लिख दोगे कि इसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे। ठीक है साहिल, ओके। तो कैसे बनाओगे इसको, उसी तरह से एज्यूम करोगे, मैट्रिक्स से इसके कोएफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स बनाओगे, 2 3 3 1 माइनस 2 1, और ये 3 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, और मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स बी हो जाएगा जो कांस्टेंट से बनने वाला कॉलम मैट्रिक्स होगा, 5 माइनस 4 3। तो जो इक्वेशंस बनेगा वो ax इक्वल टू बी बनेगा, मैट्रिक्स इक्वेशंस। अब इसका कंसिस्टेंसी चेक करना है कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, यूनिक होंगे कि इनफाइनाइट होंगे। तो क्या करोगे, इसको सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालोगे, निकालो क्या आ रहा है, तब तक मैं पिक ले रहा हूं। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ये 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2, क्या आ रही है वैल्यू, उसको एक्सपैंड कर दोगे डायरेक्टली तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो ये माइनस 5 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो ये 5 ये 10 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा।
और ये 5, ये प्लस 15 हो जाएगा। जो भी है जीरो के इक्वल तो नहीं है, तो जीरो नहीं है, दैट मीन्स क्या होंगे इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। और वो यूनिक सॉल्यूशंस क्या होंगे, आपको x इक्वल टू वो यूनिक सॉल्यूशन इससे हम निकालेंगे a इनवर्स इंटू बी से, ठीक है ना। तो इनवर्स निकालोगे, इनवर्स जनरली हम लोग ना यहीं पे इनवर्स हम लोग पहले इसलिए लर्न किया है क्योंकि यहाँ यूज हो रहा है, इसलिए इनवर्स निकालना लर्न किया है। तो क्या होगा, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे, यहां स्लोली निकालोगे, ठीक है ना। बहुत लोग यही गलती करते हैं एग्जामिनेशंस में, प्रेशर में आकर के कोफैक्टर मैट्रिक्स गलत, जैसे ही गलत निकालोगे सारा गलत हो जाएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स स्लोली निकालो, जैसे 2 का माइनस निकालोगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 5 हो जाएगा। तो -5 होगा तो कोफैक्टर भी इसका क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, 1 + 1 इवन है, तो माइनस कोफैक्टर के क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरह से 3 का अगर माइनस निकालते हो तो इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो -2 और -3, तो -5 हो जाएगा। लेकिन हम लिखेंगे 5, कोफैक्टर इसका 5 होगा क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है ना, सही है ना। -2 -3 -5, ठीक है। इस 3 का अगर माइनस निकालोगे तो इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 - 1 क्या होगा, 5 हो जाएगा। और हम 5 लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, माइनस को फैक्टर के इक्वल होंगे, ठीक है ना। उसी तरह से इस 1 का माइनस निकालेंगे तो इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करोगे तो -6 और ये माइनस माइनस प्लस 3, तो -6 और माइनस माइनस प्लस 3, तो -6 + 3 क्या होगा, -3 होगा। -3 लेकिन लिखेंगे 3 क्योंकि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 + 1 क्या है, ऑड है, इसको हम 3 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसी तरह से -2 का अगर फाइंड आउट करोगे तो -2 इस रोज एंड कॉलम, -4 और -9, तो -9 - 4 ये -13 हो जाएगा। लेकिन हम लिखेंगे 13 क्योंकि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, नहीं -13 ही लिखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। फिर उसके बाद इस 1 का निकालोगे माइनस, इसी में टाइम कंज्यूम करेगा आपको बहुत ज्यादा। ये -2 और ये -9, तो -11 हो जाएगा, -11, लेकिन हम लोग लिखेंगे 11 क्योंकि सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, 2 + 3 ऑड है, ठीक है ना। फिर 3 का निकालोगे माइनस, तो 3 माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 + 3 9 हो जाएगा, और हम 9 ही लिखेंगे क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, इवन है, 3 + 1। फिर -1 का माइनस निकालोगे तो 2 - 3, तो -1 होगा, -1, लेकिन लिखेंगे हम 1 क्योंकि थर्ड रो सेकेंड कॉलम है। और -2 का माइनस निकालोगे तो -4 और -3, -7 होगा, लेकिन -7 ही हम लिखेंगे क्योंकि थर्ड रो थर्ड कॉलम है। क्या सही है, 5 5 5, 3 - 13 11। एग्री हो सभी लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब इसका एडजॉइंट निकाल लोगे, इसका एडजॉइंट क्या होगा, 5 5 5, 3 - 13 11 और 9 1 - 7, ठीक है, एडजॉइंट निकल गया। और फिर ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हम निकाल चुके, ये वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 के इक्वल नहीं है, इसको 40 पुट कर दोगे तो जगह 5 3 9, 5 - 13 1 और 5 11 - 7, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या करोगे, यहां से x = a इनवर्स ऑफ b, ठीक है ना। तो x हो जाएगा XYZ और इसमें पुट कर दोगे a इनवर्स हो जाएगा 1/40 और इंटू 5 5 3 9 और इस जगह 5 - 13 1 और फिर 5 11 - 7 और इंटू
मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिक्स बी किसके इक्वल है? मैट्रिक्स बी जो है 5 - 4 3 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? इसमें 3 रोज 3 कॉलम है और इसमें 3 रोज 1 कॉलम है। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो ये जो मल्टीप्लाई होगा XYZ और ये होगा 1/40, ये भी 3x1 साइज का ही बनेगा, ये भी 3x1 साइज का है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करोगे 5 25 और ये 3 -12 और ये +27, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो है, ये 25 में 12 घटाओगे तो 13 हो जाएगा +27, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 40 हो जाएगा आपका। उसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये 25 और -52 हो जाएगा और फिर ये +3, ठीक है ना। तो ये 25 + 55 तो 50 70 80 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 12, नहीं फिर 5 5 25 और 11 -44 और फिर -21, तो 25 - 65, ये वैल्यू माइनस, ठीक है ना, 40 हो जाएगा, -40। यहां से मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे? इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये 40 से डिवाइड कर दो, ईच एंड एवरी एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो इक्वालिटी ऑफ 2 x1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा और z का वैल्यू -1 हो जाएगा। ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। x1 y2 z -1। समझे सभी लोग? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म मेथड है जिसे आपको फाइंड आउट करना है। बोर्ड में आप यही वाला मेथड यूज करोगे। हाँ 1 2 -1 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, रब करते हैं इसको। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे सॉल्व 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2 और 3y - 5z = 9। 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z = 9। इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? तो देखना, इक्वेशंस को जो है ना बहुत अटपटा भी लिख सकता है। इसी में दो, अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में 2 ही वेरिएबल लिखा है, अब एक वेरिएबल नहीं लिखा, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला दिख नहीं रहा। टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2x + y + z = 1 है और x - 2y - z = 3/2 है और फिर 3y - 5z = 9। कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे अगर x नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली x के साथ जो है ना 0 होगा, बात समझे? तो x के साथ जो है ना कोएफिशिएंट 0 होगा। तो यहाँ जो मैट्रिक्स A होगा वो 2 1 1 1 -2 -1 और फिर 0 3 -5
और मैट्रिक्स एक्स हो जाएगा एक्स वाई जेड, और मैट्रिक्स बी जो होगा वो कांस्टेंट से बनने वाला 1 3/2 एंड 9 हो जाएगा। और सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 2 और 10 माइनस माइनस प्लस 3 और -1 इंटू इस रोज एंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो -5 माइनस 0 और +1 इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस 0, ठीक है ना। ये वैल्यू 13 तो ये 26 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा +3, तो 26 + 8, ठीक है ना। तो ये 34 हो जाएगा। सही है ना, ये कैलकुलेशन बहुत सही होना चाहिए। 2 इंटू माइनस माइनस 10 और माइनस माइनस 3 ये 13, ये -1 इंटू -5 ये हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 3 माइनस 0, होपफुली सही है, ठीक है ना। तो ये डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 नहीं है, यानी मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और यूनिक सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से, ए इनवर्स बी वाले मेथड से। अब बस इसमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना ही मेन है। जैसे ही कोफैक्टर निकलेगा एडजॉइंट निकल जाएगा, एडजॉइंट से ए इनवर्स निकलेगा, ए इनवर्स से बी को मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर कंपेयर करके एक्स वाई जेड निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं कोफैक्टर फिर एक बार मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे तो ये 10 और 13, तो ये 13 हो जाएगा, फिर इसका -5 हो जाएगा, लेकिन लिखेंगे हम 5, फिर इसका 3 माइनस 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हम लोग 3 लिखेंगे। फिर 1 का निकालोगे तो -5 माइनस 3 -8 -8, लेकिन लिखेंगे हम 8, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो इसको डिलीट करोगे तो -10 हो जाएगा, लेकिन -10 ही हम लिखेंगे क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो फिर ये हो जाएगा 6 माइनस 0, लेकिन हम लिखेंगे 6 नहीं लिखेंगे, -6 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। 6 माइनस 0, फिर इसका निकालोगे तो -1 माइनस माइनस +2 1, तो 1 होगा, लेकिन 1 ही लिखेंगे क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फिर इसको देखें तो -2 -1 -3, लेकिन लिखेंगे 3, और फिर ये हो जाएगा -4 और -5 हो जाएगा, लेकिन -5 ही लिखेंगे क्योंकि, ठीक है, -5 ही लिखेंगे क्योंकि कोफैक्टर और माइनस इक्वल होगा। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लिए, इसका आप ट्रांसपोज ले लोगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। पता नहीं कितना सही है, आप लोग देखोगे, चेक करना, वैसा अगर गलत होगा तो आंसर आएगा ही नहीं। -10 -6 1 3 -5, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, और फिर इसका ए इनवर्स निकालोगे तो 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू है 1/34 इंटू, और एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हैं 13 8 1, ठीक है ना। 5 - 10 3, और फिर 3 -6 -5, और यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी से। तो x हो जाएगा एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स आपका जो है 1/34 13 8 1 5 - 10 3 3 -6 -3, और मैट्रिक्स बी जो है आपको 1 3/2 इंटू 9 है। ये 3 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो मल्टीप्लाई जब होगा तो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3 क्रॉस 1 साइज का, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 13 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3/2, और प्लस हो जाएगा 1 इंटू 9, और फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1, और फिर -10 इंटू 3/2, और प्लस 3 इंटू 9 हो जाएगा, और फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1, ये पूरा लिखना पड़ेगा बोर्ड में, ठीक है ना, -6 इंटू 3/2, और -3 इंटू 9, और ये रहेगा एक्स वाई जेड। 1/34 सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 4 और ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये 15 और 35 हो जाएगा, है ना।
नहीं 14 34 हो जाएगा, सॉरी 34 होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और ये माइनस 15 और 27, तो माइनस 10 और प्लस 27, तो 17 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और माइनस 9 और माइनस 27, तो माइनस 6 माइनस 27, ये माइनस 30, क्या होगा 3 9 27, तो माइनस 6 माइनस 27 33 होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। और फिर 1/34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और इसको माइनस 33/34 हो जाएगा। कंपेयर करोगे तो एक्स 1 आएगा, वाई 1/2 आएगा, और जेड का वैल्यू माइनस 33/34। सही बनाया कि नहीं, ये मेरे को लग रहा है गलत। जेड वाला वैल्यू, जेड वाला वैल्यू सही है, पुट करें तो आ रहा है क्या, एक्स का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 2, वाई हाफ पुट करेंगे, जेड का वैल्यू माइनस 33/34। तो मेरे को नहीं लगता ये 1 के इक्वल आएगा, इनकी गलती है ना। हाँ गलती किया, 3 into 1 माइनस 6 into 3/2, और फिर माइनस 3 into 9, 3 minus 6, 3 minus 6 minus 3, ओह सॉरी यहाँ माइनस 5 था, सॉरी यहाँ माइनस 5 था, यहाँ माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 9 और माइनस 5, तो माइनस 45, तो माइनस 51, स्टिल 3 minus 6 minus 5, 3 minus 6 minus 5, 9, 3 minus 6, 45, 51, ये 51 आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस 51/34। स्टिल मेरे को डॉटफुल लग रहा है ये आंसर। कहाँ गलती किया है, कोई बताओगे, कौन से स्टेप में गलत हुआ है, ये गलत निकाला हूं क्या। 1 अगर फाइंड आउट करोगे तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 होगा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 ही होगा। 3 का अगर निकालोगे तो 3 का -2 और -1, तो -3, लेकिन फर्स्ट रो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 हो जाएगा, सही है। और इसका निकालोगे तो -4 और -1, तो -5 होगा, -4 -1 -5 होगा, और -5 ही लिखेंगे। इसका ट्रांसपोज लोगे तो 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ठीक है। एडजॉइंट सी है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। अब सही होना चाहिए, पुट करोगे तो क्या सेटिस्फाई करेगा, 2 1/2 और -51/34, इसका सम जो है ना 1 के इक्वल होना चाहिए, तो ये 5/2 और 51/34, एलसीएम लोगे तो 34 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करोगे हाँ, तो ये 4, हाँ सही है, 34/34, करेक्ट है। ये इसका आंसर होगा, जब ये सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन को मैं चेक किया हूं तो 1 के इक्वल आ रहा है, दैट मींस ये इसका सॉल्यूशन होगा। x 1 होगा, y 1/2 होगा, और z का वैल्यू -51/34 होगा, ठीक है ना। अब सही है, तो वेरीफाई करके भी चेक कर लोगे इक्वेशन को, सेटिस्फाई करके। सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कैलकुलेशन सही है। तो चलो बनाओगे, ठीक है ना, इसको रब करते हैं। इस पे एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन। So like if a equal to 2
2 minus 3 5, 3 2 minus 4 1 1 minus 2, बता रहा है 5 A inverse. Using A inverse, solve the system of equations. Solve the system of equations. 2x minus 3y plus 5z equal to 11. 3x plus 2y minus 4z equal to minus 5. और x plus y minus 2z equal to minus 3. ठीक है, मैट्रिक्स A जो है 2 minus 3 5, 3 2 minus 4 एंड 1 1 minus 2 है, तो बोला A इनवर्स निकालो, और बोल रहा है कि इस A इनवर्स को यूज करके इस इक्वेशंस को सॉल्व करो। बनाओ कि बन जाएगा। एक बार सभी लोग टाइप कर दो, बनाना है कि नहीं बनाना है, यस नो टाइप करो। देखते हैं कितने लोग चाहते हो कि इसको बना दे, कितने लोग चाहते हो कि बन जाएगा। साहिल बोल रहा है बन जाएगा, ठीक है। नो, नहीं बनाना है। श्रेयांश बोल रहा है बन जाएगा, यस, चलो ओके, ठीक है ना, नहीं बनाना है। दीक्षा बन जाएगा ना, चलो ओके, ठीक है। तो यहां पे आपका बोर्ड कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो मैट्रिसेस का ये आपको डिटर्मिनेंट्स में मिलेगा सबसे लास्ट में, इसको बनाओगे तो जितना भी आपका एनसीईआरटीज है, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जितने भी क्वेश्चन है बनाने की कोशिश करोगे। अब जो मैं बताने वाला हूं वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशंस के लिए मैं बता रहा हूं, और ज्यादा नहीं है, बस 1 या 2 लेक्चर्स लेंगे वो सारा कवर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो मैं आप बताने वाला हूं वो बोर्ड में यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्विंग का तरीका है, मैट्रिक्स मेथड, ये आप ओनली बोर्ड में अप्लाई कर सकते हो। तो चलो देखते हैं इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग डिटर्मिनेंट्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, ये होगा डिटर्मिनेंट्स मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम साहिल है ट्रिक, वही सब तो हम आ रहे हैं, उसी ट्रिक सब पे हम आ रहे हैं। बहुत शॉर्टकट तरीका से भी बना सकते हो, लेकिन बोर्ड में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा, बोर्ड में आपको ये पूरा दिखाना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है साहिल की बोर्ड में सब्जेक्टिव है और आपको हर एक स्टेप लिख के दिखाना है, और वो मेथड भी चेंज नहीं कर सकते हो। इनवर्स निकालने के लिए बहुत मैं इजी मेथड आपको दूंगा आगे चल के। वैसे मैं 2 मेथड से आपको बताया, रो ट्रांसफॉर्मेशन से और एक एडजॉइंट वाले मेथड से। जो मैं तीसरा मेथड बताने वाला हूँ बहुत इजीली बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बोर्ड में नहीं है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। तो सिस्टम ऑफ, उसी तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो शॉर्टकट मेथड होगा वो आपको डिटर्मिनेंट्स मेथड से कर सकते हो। अब देखो, इसमें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे सबसे पहले मैं देख रहा हूं, पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत सिंपल से मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। ये आपको 10th में भी देखे होंगे। जैसे मान लो कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये जानते हो कंपटीशन में जो ना डायरेक्टली आईटी में भी पूछा है इससे रिलेटेड। तो ये आप पढ़े होंगे कि अगर इसमें 3 पॉइंट होता है कि अगर a1 बाय a2 अगर इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के, तो इसके क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। उस केस में दोनों लाइन, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा।
दूसरा केस जो होगा, अगर मान लो कि A1 बाय A2 अगर इक्वल आ जाता है B1 बाय B2 के, लेकिन अगर इक्वल नहीं है C1 बाय C2 के, तो उस केस में क्या होंगे? नो सॉल्यूशन है। मतलब उस केस में देखोगे कि लाइन क्या आएंगे? पैरेलल आएंगे। अगर A1 बाय B2 अगर B1 बाय B2 के इक्वल है तो फिर देखोगे इस लाइन के स्लोप इक्वल होंगे। अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, और अगर कांस्टेंट के प्रोपोर्शन में नहीं है, C1 बाय C2 का अगर इक्वल नहीं है, तो फिर उस केस में नो सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर A1 बाय A2 अगर B1 बाय B2 और C1 बाय C2 अगर तीनों इक्वल है, इस केस में क्या होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। यानी उस केस में क्या होगा? दोनों लाइन जो है ना कॉन्साइडेंट होंगे, लाइन कॉन्साइड कर जाएगा। ये बातें आप जानते होंगे, ठीक है ना? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़े आगे ना। ये वाला 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसको भी याद रखना है, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आया है, ठीक है ना? देखो दूसरा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल। और ये जो मेथड है ना, क्रैमर्स रूल, इस मेथड को क्या बोलते हैं? क्रैमर्स रूल बोलते हैं। डिटर्मिनेंट्स मेथड बोलते हैं, जिसको क्रैमर्स ने इन्वेंट किया था इसको, ठीक है ना? तो क्रैमर्स रूल। तो थ्री इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल, लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक है ना? इसमें मैं डिफाइंड कर रहा हूं आपको, लेट्स से कैपिटल D डिफाइंड कर रहा हूं, जो इसके कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट है। कैपिटल D जो है डिटर्मिनेंट जो है इसके कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट है। a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। नीचे विजिबल है कि नहीं सबको? इस तरह से d1 मैं डिफाइन कर रहा हूं, d1 d2 d3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ठीक है? उसी तरह से मैं d2 डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज a1 a2 a3, d1 d2 d3 और फिर c1 c2 c3। ओके, विजिबल है ना सबको? तो और d3 मैं डिफाइन कर रहा हूं, लेट्स से a1 a2 a3, b1 b2 b3 और d1 d2 d3, ठीक है? देखो गौर से सुनो, अब मैं डिटर्मिनेंट्स मेथड बता रहा हूं, जो साइल पूल हो ना शॉर्टकट मेथड, वही शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूं। बहुत इजीली है, लेकिन इसको आप कंपटीशन में अप्लाई करोगे, बोर्ड में अप्लाई मत करना है, क्योंकि क्रैमर्स रूल आपके बोर्ड में नहीं है। क्रैमर्स रूल बोला है कि थ्री इक्वेशंस और थ्री वेरिएबल को सॉल्व करना है, तो उसने बोला है कि एक डिटर्मिनेंट अज्यूम करो जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से बनने वाला होगा, ठीक है? अब बोला है कि D1 एज्यूम करो, क्या करेंगे? जो D में क्या करेंगे? कॉलम को, जो पहला कॉलम है A1 A2 A3, उसको रिप्लेस कर दो किससे? D1 D2 D3 से। वही मैं किया हूं, D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दिया हूं D में, और जो कॉलम 2 कॉलम 3 है D का, उसमें कोई चेंज नहीं किया हूं। बात समझे? दैट इज D1। D2 में क्या कर रहा हूं कि जो D में जो कॉलम 2 है उसको मैं रिप्लेस कर दिया हूं D1 D2 D3 से। वही मैं लिखा हूं, D1 D2 D3 से, और जो कॉलम 1 और कॉलम 3 है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज D2। D3 में जो डिटर्मिनेंट्स फॉर्म कर रहा हूं वो D से ही फॉर्म कर रहा हूं, और उस कॉलम 3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे? D1 D2 D3 से। वही मैं लिखा हूं, जबकि कॉलम 1 और कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं किया हूं। A1 A2 A3, B1 B2 B3 एज इट इज है, कॉलम 3 को मैं रिप्लेस कर दिया हूं D1 D2 D3 से। तो जो D बना है XYZ के कोएफिशिएंट से बना है, जो D1 बना है D, लेकिन जो कॉलम 1 है वो D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दिया हूं। इसमें कॉलम 2 को रिप्लेस कर दिया हूं D1 D2 D3 से, और इसमें D3 जो बनाया वो D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दिया हूं, ठीक है? समझे यहां तक? इस चारों डिटर्मिनेंट्स को मैं इस तरह से फ्रेम किया हूं।
अब देखो क्रैमर्स रूल कहता क्या है, इसको मैं रब कर देता हूं, ऊपर वाले पार्ट को रब कर रहा हूं। क्रैमर्स रूल कहता है, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, अगर d जीरो नहीं है, अगर d जीरो नहीं है देन तो x इक्वल टू जो होता है d1 बाई डी होता है, y का जो वैल्यू होता है d2 बाई डी होता है, और z का जो वैल्यू होगा वो d3 बाई डी के इक्वल होगा। ये आपका क्रैमर्स रूल कहता है। डायरेक्टली आप यहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि d जीरो नहीं होना चाहिए। अगर d जीरो होता है तो फिर क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं होगा। आप बोलोगे कि ये लिखा कैसे गया, तो देखो इसको मैं प्रूफ कर देता हूं आपको कैसे लिखा गया। देखो इसका प्रूफ देखो, देखो x इंटू डी, एक्स डी क्या, डी इक्वल है a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ठीक है, मैं कंसीडर किया हूं एक्स डी और डी का वैल्यू पुट कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं, एक्स से, अब डिटर्मिनेंट्स में बताया था कोई भी अगर स्केलर है तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स के जैसा तो होगा नहीं। मैट्रिक्स में ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे क्या करोगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो लेट्स से मैं कॉलम में इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कॉलम 1 में कर रहा हूँ, लिख सकता हूँ a1x a2x a3x b1 b2 b3। ठीक है ना, ये होगा एक्स डी। समझे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझे? सभी लोग एक बार टाइप कर दो, यहां तक समझ में आया सभी को? ओके चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसमें क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूं। कॉलम 1 को लिख रहा हूं कॉलम 1 प्लस y टाइम्स ऑफ कॉलम 2 और z टाइम्स ऑफ कॉलम 3 लिख रहा हूं। मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, कॉलम 1 को रिप्लेस कर रहा हूं कॉलम 1 प्लस y टाइम्स ऑफ कॉलम 2 और प्लस z टाइम्स ऑफ कॉलम 3। ठीक है ना, तो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो बताओ एक्स डी किसके इक्वल होगा, a1x प्लस क्या हो जाएगा b1y प्लस c1z हो जाएगा। उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z हो जाएगा, a3x प्लस b3y और प्लस c3z हो जाएगा। ये हो जाएगा, और b1 b2 b3 और c1 c2 c3, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब आप देख सकते हो ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू जो है ना d1 के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं कि एक्स डी जो इक्वल होगा ये d1 d2 d3 हो जाएगा, और ये b1 b2 b3 तो एज इट इज है, और c1 c2 c3 भी एज इट इज है। यहां से देख सकते हो यानी एक्स डी इक्वल हो गया किसके, और इसी को तो मैं नाम दिया हूं क्या, d1। ये क्या नाम दिया, d1। तो नहीं आ गया, यहां से ये d1 आ जाएगा, तो यहां से आप x निकालोगे तो d1 बाई डी आ जाएगा। उसी तरह से आप सेकेंड वाला भी प्रूफ कर सकते हो और थर्ड वाला भी। समझ में आया एक्स वाई जेड हम कैसे निकाले हैं? क्रैमर्स रूल यही फाइंड आउट किया था, मतलब एक यूनिक मेथड दिया। आप सोच सकते हो कि 4 इक्वेशन अगर 4 वेरिएबल है तो चेंजेस सिर्फ कितना होगा, चेंजेस सिर्फ ये होगा कि एक रो एक कॉलम बढ़ जाएगा। समझ गए ना? अब इसका जो सॉल्यूशंस है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। जस्ट मैं एक इक्वेशंस दे रहा हूं, मेरे को सॉल्व करके बताओ इसमें क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो इसको मैं रब कर देता हूं। जैसे सॉल्व द इक्वेशन, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2 और x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0।
इसको सिंप्लीफाई करना है क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग, और बहुत उतना लेंथियर मेथड नहीं होगा ये। इनवर्स में बहुत थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसमें जस्ट 4 डिटर्मिनेंट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले डी निकालोगे, इसके कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट्स निकालोगे। अब इस डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए आप प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो, और यानी तो आप चाहो तो डायरेक्टली एक्सपैंड भी कर लो। इसको एक्सपैंड करोगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा, और -1 इंटू 2 - 1 1 हो जाएगा, और +1 इंटू 1 - 2 तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 1 -1, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से D1 निकालोगे तो D1 कैसे निकलेगा, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दोगे किससे, 1 2 0 से, और 1 2 1 और 1 1 2, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। बात समझे, कॉलम 2 कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं होगा, और कॉलम 1 को मैं रिप्लेस कर दिया 1 2 0 से। फिर इसको एक्सपैंड कर लो तो 1 इंटू 4 - 1 तो ये 3 हो जाएगा, और -1 इंटू 4 - 0 तो ये 4 हो जाएगा, और +1 इंटू और 2 - 0 तो ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 4 और +2, ये भी वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। उसी तरह से हम लोग D2 निकालेंगे, तो D2 क्या होगा, D में ही क्या करेंगे, कॉलम 2 को किससे रिप्लेस कर दोगे, 1 2 0 से, ठीक है ना। और कॉलम 1 कॉलम 3 में तो कोई चेंज नहीं होगा, कॉलम 1 और कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं करेंगे। इसको डायरेक्टली एक्सपैंड करोगे तो 4 - 0 ये 4 हो जाएगा, और -1 इंटू 2 - 1 1 हो जाएगा, और +1 इंटू, ठीक है ना, 0 - 2 तो -2 हो जाएगा। इसको कॉल कैलकुलेट करोगे तो 4 - 1 - 2, ये वैल्यू भी क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। चलो मैं एक पिक ले लेता हूँ, उसके आगे मैं फाइंड आउट करके बता देता हूँ। उसी तरह से D3 निकालोगे, हाँ D3 निकालोगे तो क्या होगा, D3 में फर्स्ट रो और सॉरी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में कोई चेंज होगा, थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दोगे, इस 1 1 2 को रिप्लेस करोगे किससे, 1 2 0 से। तो इसको एक्सपैंड कर लो तो 1 इंटू 2 - 0 - 2 तो -2 हो जाएगा, और -1 इंटू 0 0 - 2 -2 हो जाएगा, और +1 इंटू 1 - 2 तो ये वैल्यू हो जाएगा -2 +2, और ये -1 तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल कहता है कि x जो होगा d1/d होगा, तो d1 1 है, dv1 है तो 1 हो जाएगा। y का वैल्यू हो जाएगा d2/d, तो d2 हो जाएगा आपका 1 है, और dv1 है तो ये 1 हो जाएगा, और z इक्वल टू हो जाएगा d3/d, d3 -1 है, d1 है, ये -1 हो जाएगा। यानी x 1 होगा, y भी 1 होगा, और z का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। कौन सा इजी है, मैट्रिक्स वाला मेथड कि डिटर्मिनेंट्स वाला मेथड? मतलब इसमें मेन ये फोकस ये है कि ये डिटर्मिनेंट्स आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन ये डिटर्मिनेंट्स निकालने का बहुत सारा तरीका ये कि प्रॉपर्टी यूज करके 2 0 ले आओ और फिर उसके बाद एक्सपैंड कर लो। हाँ अभी तक एकदम दिव्यांशु को लग रहा होगा मैट्रिक्स वाला मेथड, लेकिन आगे नेक्स्ट क्लास में जो मैं बताने वाला हूँ और जो क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वो आपको, वैसे दोनों सेम इजियर है, डिपेंड करता है कि आप कितना क्विकली कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हो। वैसे क्रैमर्स रूल भी इजी है, उस मेथड से भी बना सकते हो। एक्सपेंशंस आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट्स का क्विकली। हाँ ठीक है, एक्स वाई -1 नहीं होगा, y का वैल्यू 1 होगा, और ये वैल्यू पुट करके देखोगे x1 y1 z-1, जब हम पुट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो 1 के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करोगे तो 3 - 1, सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ ये थोड़ा सा लेंदी, अब डिपेंड करता है आपको कैसा, एक्चुअली नेचर ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है मेथड। मुझे तो ये वाला मेथड्स क्रैमर्स रूल्स वाला मेथड इजियर लगता है। वैसे आपको मैट्रिक्स वाला मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन इस मेथड से भी उतना टफ नहीं है बनाना। वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस लूंगा जो कि इस मेथड से बहुत इजीली बना सकते हो, क्योंकि
आसान जो है ना, इसमें डिटर्मिनेंट्स जब जीरो नहीं है तब तो ठीक है, रैमर्स रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर डी जीरो है तब फिर क्या होगा, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स भी कंटिन्यू रखेंगे, और आगे एक या दो लेक्चर्स और लगेगा मैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग डिटर्मिनेंट्स का प्रिपरेशंस करो। डिटर्मिनेंट्स का टेस्ट मैं इस वीक नहीं, इस संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे को मैं लूंगा आपको। और उसके बाद हो सकता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का एक मिक्स टेस्ट भी लूंगा, ठीक है ना। तो चलो लेक्चर्स हम लोग यहीं पे आज एंड अप कर रहे हैं। हाँ एकदम साहिल, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं बहुत सारा आपको शॉर्टकट मेथड ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना।